हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोनी क्लासेस। आज हम ईवीएस का कंप्लीट पेडागॉजी पढ़ेंगे और जो मैं पढ़ाऊँगी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो इसे आप अच्छे से समझ कर एग्ज़ाम दीजिएगा। ये जो है ईवीएस पेडागॉजी का 15 नंबर का क्वेश्चन ईवीएस पेडागॉजी से आता है और 15 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसके कंटेंट से आते हैं। तो ये इसका सिलेबस है 15 नंबर का, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हम आज ये पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण हमारे चारों तरफ की वह सभी वस्तुएं जिनसे हम घिरे हुए होते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन को किसी न किसी रूप से प्रभावित करता है, मुझसे पर्यावरण कहते हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। और पर्यावरण शिक्षण क्या होता है? तो पर्यावरण के बारे में विस्तृत हम जो अध्ययन करते हैं उसे पर्यावरण शिक्षण कहते हैं। जो हम प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ते हैं उसमें एसएसटी, साइंस, ईवीएस ये तीनों मिलाकर रहता है। तो पर्यावरण शिक्षण की विधियाँ, पहला है पर्यावरण शिक्षण की विधियाँ क्या होती हैं। तो जो टीचर होते हैं उन्हें बच्चों के सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो पर्यावरण शिक्षक को गतिविधि के अनुसार पढ़ाना चाहिए, जिससे कि बच्चे जल्दी सीखते हैं। इससे उनमें आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के विकास की क्षमता बच्चों में विकसित होती है, अत्यधिक विकसित होती है। और इससे जो बच्चे हैं उनका व्यक्तित्व का विकास भी होता है। पर्यावरण शिक्षण की कुछ विधियाँ हैं, मेथड्स हैं, जिसमें पहला होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। जब बच्चे अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो वो जल्दी सीखेंगे। फिर दूसरा जो होता है वो खेल विधि होता है, गेम मेथड। इसमें जो बच्चे होते हैं खेल द्वारा सीखते हैं, इसमें बच्चे सक्रिय भाग लेते हैं और इससे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। तीसरा जो है वो है खोज विधि। इसमें जो बच्चा होता है खुद ही चीज़ों को खोज कर निष्कर्ष निकालता है। पर्यावरण का जो शिक्षण है उसमें जो पाठ्यपुस्तक का बहुत ही अहम रोल है। पाठ्यपुस्तक ऐसा होना चाहिए जिससे कि उसमें वास्तविक कहानी और घटनाओं को शामिल रखे। बुक का जो कंटेंट हो वो बच्चों के मानसिक स्तर का होना चाहिए। यह प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करता हो, ऐसा पाठ्यपुस्तक होना चाहिए। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण क्रियाकलाप दिए होने चाहिए पाठ्यपुस्तक में, जैसे कहानी तथा कविता होनी चाहिए, खेल का आयोजन होना चाहिए, प्रतियोगिता तथा वाद विवाद का आयोजन करवाना, ये सब उनमें होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि पहला टाइप किस टाइप का क्वेश्चन आता है ईवीएस में, पेडागॉजी में। फर्स्ट टाइप जो होता है वो एनसीएफ से संबंधित प्रश्न आते हैं, जिसमें एकीकृत पर्यावरण अध्ययन होता है, इंटीग्रेटेड। पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति होती है वो एकीकृत होती है। एकीकृत पर्यावरण अध्ययन से तात्पर्य होता है कि अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर सभी विषयों के सम्मिलित स्वरूप के शिक्षा पर जोर दिया जाए। मतलब जो होता है इसको सबको एक में रखना चाहिए। इसकी प्रकृति ये है, एकीकृत रूप में। हम जो साइंस पढ़ते हैं, एसएसटी पढ़ते हैं, ये सब ईवीएस में एकीकृत रूप में ही होता है, अलग अलग हम नहीं पढ़ते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनसीएफ 1975 ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है। जो दूसरा टाइप है वो है पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी विषयी प्रकृति। इस आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनको जो परिवेश में जो ईवीएस होता है समग्र रूप में देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने बताया। इसमें पर्यावरण अध्ययन की जो बुक होती है, जो कक्षा में जो बुक चलती है वो 3 से 5 तक के लिए होता है। 1-2 में पर्यावरण अध्ययन की बुक नहीं होती है। आगे मैं उसके बारे में बताऊंगी। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षाओं में 3 से 5 के लिए एक विषय पर्यावरण शिक्षा, एसएसटी तथा विज्ञान अवधारणाओं और मुद्दों को क्षेत्र है। संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत प्रकृति होती है और इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आता है पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा। इसमें जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो है ये 1 तथा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की किसी भी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इन्होंने इसलिए नहीं की है क्योंकि कारण जो है इसमें ये बताया गया है। प्राथमिक स्तर की कक्षा 3 से पर्यावरण अध्ययन शुरू करते हैं। कक्षा 1 तथा 2 में प्राकृतिक तथा सामाजिक पर्यावरण को भाषा तथा गणित के अविभाज्य अंग के रूप में पढ़ाया जाता है। जो क्लास 1-2 होता है उसमें पर्यावरण का पुस्तक नहीं होता है, भाषा तथा गणित के माध्यम से ही पर्यावरण पढ़ाया जाता है। उसमें सम्मिलित कर दिया गया है। बच्चों को भौतिक, जीव वैज्ञानिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों से उदाहरण देकर प्राकृतिक तथा सामाजिक पर्यावरण को समझने की क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए, ये एनसीएफ कहता है। प्रयोग की गई भाषा में जेंडर संवेदनशील होनी चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया सहभागिता तथा परिचर्चा पर आधारित होनी चाहिए। जो शिक्षण प्रक्रिया होती है वो सबको साथ लेकर, जो शिक्षण प्रक्रिया होती है वैसी होनी चाहिए, सबको साथ लेकर सहभागिता से करनी चाहिए। इससे क्वेश्चन आता है कि जैसे कि इसमें क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आता है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 तथा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक की संस्तुति नहीं की है।
इसके लिए उपयुक्त कारण क्या है? तो इसका उपयुक्त कारण यही होगा कि संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, इसलिए नहीं किया गया है। इसके बाद आया है जो चौथा टाइप है, वो चौथा टाइप जो है वो पर्यावरण की 6 मुख्य प्रकरण यानी कि थीम होती है। आप जैसा कि जानते ही हैं कि पर्यावरण की 6 मुख्य थीम है, जिसमें पहले आता है परिवार तथा मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड, दूसरा भोजन, तीसरा पानी, उसके बाद आवास, यात्रा, फिर चीज़ें जो हम बनाते तथा करते हैं। जो परिवार तथा मित्र है उसके जो है 4 उप थीम हैं, उप विषय होते हैं, उप प्रकरण, जिसमें पहला रिश्ता आता है, दूसरा कार्य और खेल, तीसरा पौधा और चौथा जानवर है। इससे क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी कि थीम है? पहला सौरमंडल, दूसरा ऊर्जा, तीसरा मौसम, चौथा भोजन। तो जैसा कि आप ऊपर देख ही रहे हैं, जो यहाँ पर आंसर होगा भोजन होगा। थीम को क्यों प्रस्तावित किया गया है? जो थीम होता है पर्यावरण में, वो क्यों प्रस्तावित किया गया है? ये इसलिए प्रस्तावित किया गया है क्योंकि इससे जो बच्चे के स्थानीय परिवेश के जो मुद्दे होते हैं उससे बच्चे जुड़े तथा अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए, और यह विशेष सीमाओं को नरम सौम्य बनाने और संपूर्ण में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है, इसलिए थीम को प्रस्तावित किया गया है। इसके बाद इससे क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित क्यों किया गया है? तो इसका कारण है बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए ये किया गया है, थीम को प्रस्तावित किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, थीम तो हो गया, उसके बाद हम जो उपकरण यानी कि उप थीम पढ़ते हैं पर्यावरण में, वो क्यों प्रस्तावित किया गया है? तो इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविका विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से संबंध जुड़े होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे परिवार और मित्र है, तो उसमें उपथीम जो है उसमें परिवार और मित्र से तो जोड़ा गया ही, साथ में उपथीम के अनुसार भी जोड़ा गया ताकि जो बच्चे हो उस चीज़ को समझे, उस चीज़ से जुड़े, उस चीज़ से उभरे। यहाँ कहने का मतलब यही है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ में पौधे तथा पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं, इसीलिए उपकरण को प्रस्तावित किया गया है। इससे भी एक क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन इस तरह बनते हैं कि क्वेश्चन आ जाएगा कि पर्यावरण शिक्षण में जो उप थीम होते हैं उसको क्यों प्रस्तावित किया गया? तो जैसे मैंने बताया, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों तथा पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता मिलती है। इस टाइप से आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है जो 5वां टाइप है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका पहला उद्देश्य यह है कि पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। इससे जो परिवेश को खोजने के अवसर बच्चों को मिलते हैं, आप जितना बच्चों को अवसर दीजिएगा, बच्चा उतना सीखेंगे। दूसरा हो जाएगा पर्यावरण के प्रति बच्चों को जिज्ञासा एवं सृजनात्मक और रचना तथा रचना कौशलों को बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा पॉइंट हो जाएगा बच्चों के सक्रिय भागीदारी तथा अवलोकन का विकास करना। चौथा है बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। पांचवा पॉइंट हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना। इसमें कहने का मतलब है कि केवल आप कक्षा में ही नहीं सीखते हैं, आप बाहर भी चीज़ों को देखकर सीखेंगे। या कहने का मतलब यही है। छठवां पॉइंट है बच्चों के अस्थायी ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। इसके बाद आता है भौतिक तथा सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। फिर आता है कि बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना। आप जो बच्चों को किसी भी चीज़ को खोजने को देंगे, किसी भी, जैसे कि आप कोई बच्चों को प्रोजेक्ट दे देते हैं, उसमें आप बच्चों को दीजिएगा कि आपको क्या बनाना है, आप उसमें बच्चों को कहेंगे कि आप खुद से खोज कर उसमें बनाइए, तो उसमें बच्चे का जो ज्ञान होगा वो जुड़ता जाएगा, उनका अनुभव आएगा। इसके बाद आता है 10वां जो पॉइंट है वो है अवलोकन, वर्गीकरण तथा निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक तथा तथ्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। आप बच्चों को जितना अवलोकन करने के, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए दीजिएगा, क्लासिफिकेशन करने के लिए दीजिएगा, तो उससे बच्चों में संज्ञानात्मकता का, गत्यात्मकता का कौशल का जो विकास होगा, क्योंकि जितना वो खोजबीन करेंगे उतना खुद से जो करेंगे उससे बच्चों का विकास होता जाएगा और वह एक अच्छी, मतलब सही निष्कर्ष तक पहुँचेंगे। इस वक्त पर्यावरण अध्ययन में क्या होता है उसको देख लेते हैं हम लोग। परिभाषाओं तथा व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन में परिभाषा और व्याख्यान को दूर रखना चाहिए। इसमें कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो है वो खुद से करके सीखे, उस चीज़ को प्रोत्साहित करना चाहिए। रट कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बच्चे रट के ना सीखे।
करके सीखे, समझ कर सीखे। यहाँ कहने का मतलब ये है, बच्चों को प्रश्न करने तथा खोजने का मौका देना चाहिए। इससे कोई क्वेश्चन भी आता है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। पाठ में दी गई पर्यावरण शब्दावली का व्याख्यान करना, यही नहीं होगा क्योंकि व्याख्यान नहीं करना है, बच्चों को करके सीखना है, इसमें ये चीज़ होता है। दूसरा पॉइंट है दिए गए प्रयोगात्मक, फिर दूसरा आता है दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाओं को पूरा करना तथा अपने अवलोकन को दर्ज करना। तीसरा होता है दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना। और चौथा होता है जल प्रदूषण की हानियों के विषय में चर्चा करना। तो ये जो सारी चीज़ है ये सब पॉजिटिव में आती है, नेगेटिव में फर्स्ट वाला आता है। उसके बाद जो हमारा टाइप 6 है वो है क्रियाकलापों, प्रश्नों तथा चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे पहले ये देख लीजिए कि इसके उद्देश्य क्या है। इसमें पहला पॉइंट है बच्चों को खोजने तथा अपनी अभिव्यक्ति कार्य विस्तार का अवसर देना। दूसरा है बच्चों की परस्पर क्रियाओं, अवलोकन और सहयोग का अवसर देना। बच्चों को जितना अवसर दिया जाएगा खुद से काम करने का वो जल्दी करके सीखेंगे, उन्हें अनुभव होगा उस चीज़ का। तीसरा पॉइंट जो है उसमें कहा जा रहा है सभी प्रतिभागियों की सहभागिता, यानी कि बच्चों की सक्रिय भाग लेने और सहयोग सुनिश्चित करना। इसमें कहा जा रहा है कि सभी बच्चे जो है जो भी एक्टिविटी करवाई जाएगी या जो भी प्रतिभागियाँ करवाया जाएगा उसमें वो सक्रिय रूप से भाग लें। चौथा जो पॉइंट है वो है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा तथा उस पर चर्चा करने को प्रेरित करते हैं। पांचवा है हस्तपरक गतिविधि, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करते तथा खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना होता है। सिक्स्थ पॉइंट जो है वो है परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, जो भी हमारे परिवेशीय मुद्दे होते हैं। फिर जो सातवां पॉइंट है वो है बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन। आठवां पॉइंट है क्रियाकलापों को एक स्तरीकृत सीट पर उस स्थान के बारे में तैयार करना तथा प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। जब हम क्षेत्र भ्रमण पे ले जाते हैं उससे जुड़कर इसको देखा जा सकता है। उसके बाद जो है नौवां पॉइंट है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों तथा चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों तथा चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या है? तो पहला पॉइंट है बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन करना। दूसरा है बच्चों को खोजने का अवसर देना। तीसरा है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। और चौथा पॉइंट है बच्चों को उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। यहाँ डी नंबर में कहा जा रहा है, कहने का मतलब ये है कि बच्चों को जो हम उनकी जो सीखने की गति होती है उसके आधार पर बांटे, जो कि गलत है। विभेद करना कभी भी सही नहीं होता है। और जो ऊपर के तीनों पॉइंट है यहाँ पर दिए भी गए हैं, देखिए जैसे कि बच्चों की खोजने तथा अपनी अभिव्यक्ति कार्य विस्तार का अवसर देना, जो सहयोग की भावना बढ़ाना, बच्चों को प्रक्रिया, जो 7वां पॉइंट है बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी सही है, दूसरा नंबर सही हो जाएगा। फिर हमारा टाइप 7 है समूह क्रियाकलापों का निर्माण करते हुए ध्यान रखने योग्य बातें, कि जब भी हम बच्चों के साथ समूह में क्रियाकलाप करवाएंगे तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला बच्चों की रुचियों का ध्यान होना चाहिए। फिर लड़कों तथा लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे ऐसा क्रियाकलाप समूह में करवाना चाहिए। सभी धार्मिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। चौथा है सभी प्रतिभागियों की सहभागिता तथा सहयोग सुनिश्चित करें। अब टाइप 8, इसमें होता है समूह में सिखाने का उद्देश्य। बच्चों को जब हम लोग समूह में सिखाते हैं उसका उद्देश्य क्या है, इसमें ये कहा जा रहा है। इसका पहला पॉइंट हो जाएगा यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। दूसरा, समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। तीसरा, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिकता अंतःक्रिया को बेहतर करता है। जितने बच्चे आपस में सीखेंगे, जिन टॉपिक को हम लेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, समूह में कार्य करेंगे, तो एक दूसरे से उनको अनुभव प्राप्त होगा कि कौन बच्चा क्या कह रहा है, उससे वो सीखेंगे। फिर आता है चौथा पॉइंट है बच्चे परस्पर सामंजस्य तथा सहयोग करना सीखेंगे। बच्चे ये भी सीखेंगे कि सहयोग कैसे किया जाता है इसमें। पांचवा पॉइंट है बच्चे दूसरे बच्चों से बात तथा बहस करने से अधिक सीखते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है कि सरिता जो है शिक्षिका है, उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है। जो सरिता की शिक्षिका है उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधि में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? प्रतियोगिता आधारित सीखना का, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, मनोरंजन द्वारा सीखना या भाषा निर्देशित सीखना। तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। समूह में सिखाने का मतलब ही होता है सामाजिक गतिविधि से जोड़कर सिखाना। उसके बाद इसमें एक पॉइंट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बच्चों के समुदाय के सदस्य। यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। प्राणों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। ये सारे जो पॉइंट बता रहे हैं, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सब अच्छे से समझ कर जाइएगा। फिर टाइप 9 जो है वो है सर्वेक्षण करने का उद्देश्य। सर्वे करने का क्या उद्देश्य होता है? तो पहला उद्देश्य है कि इससे समुदाय के साथ इससे जो समुदाय है उसके साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया जाता है।
दूसरा जो है बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने का अवसर प्रदान करना, बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाना। और जो बच्चे होंगे विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील भी होंगे, तो इसलिए सर्वे करवाया जाता है। ये टाइप 9 हो गया। अब जो क्वेश्चन टीचिंग मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टीचिंग मेथड से भी क्वेश्चन आते हैं कि किसने कौन सा टीचिंग मेथड दिया है। तो सबसे पहले किंडरगार्टन आता है। किंडरगार्टन जो है वो प्रोबेल ने दिया है। केजी के बच्चों के लिए ये ज़्यादा उपयुक्त होता है। इसमें बच्चे जो केजी के बच्चे होते हैं जल्दी सीखते हैं किंडरगार्टन से। किंडरगार्टन में जो होता है इसमें प्रत्यक्षीकरण द्वारा जैसे सजीव निर्जीव पदार्थों के माध्यम से ही शिक्षण दिया जाता है। इसमें जो मानसिक विकास बच्चों का किया जाता है वो पाठ्यक्रम, विषय वस्तु या पुस्तकों के माध्यम से नहीं किया जाता है। और जो किंडरगार्टन है इसे हम उद्यान व बगीचा विधि भी कहते हैं। दूसरा आता है खेल विधि, जिसे हेनरी कोल्डवेल कुक ने दिया है। खेल के माध्यम से इसमें बच्चों को सिखाया जाता है। फिर आता है पर्यटन विधि, इसे पेस्टोलॉजी ने दिया है। चौथा पॉइंट है प्रश्नोत्तरी विधि, जिसे कि शुक्रात ने दिया है। जो प्रश्नोत्तरी विधि है इसको हम पैसिव लर्निंग और एक्टिव लर्निंग के बीच के अंतर को भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो बच्चे हो जो टीचर पढ़ाते हैं किसी भी पार्ट को, उससे बच्चों से बीच बीच में सवाल पूछेंगे और बच्चे जवाब दे रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं कि नहीं, इससे पता चल जाएगा कि बच्चे एक्टिव हैं या नहीं। फिर पाँचवा जो होता है वो होता है प्रोजेक्ट मेथड, जिसे कि विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने दिया है। इसकी जो स्टेज है वो 6 स्टेज है। समस्या का चुनाव इसमें पहले होता है, फिर योजना बनाया जाता है, फिर कार्यक्रम बनाना होता है, फिर क्रियान्वयन किया जाता है, फिर मूल्यांकन होता है और बाद में रिपोर्ट दिया जाता है। इसके बाद आता है इसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं प्रोजेक्ट मेथड के, जो कि 3 प्रिंसिपल इसमें दिए हुए हैं। स्वतंत्रता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, सामाजिक का सिद्धांत। ये सब अच्छे से आप देख कर जाइएगा। उसके बाद टीचिंग मेथड में समस्या समाधान विधि भी आती है, जिसे कि सुकरात ने दिया है। इसमें 7वां जो पॉइंट है वो आगमन विधि है और 8वां जो पॉइंट है वो निगमन विधि है। अगर क्वेश्चन पूछे कि आगमन विधि और निगमन विधि किसने दिया है, तो अरस्तु ने दिया है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह ये बात नहीं पता होती, लेकिन ये एग्जाम में आएगा तो आप सही जवाब दीजिएगा। अगर पूछा जाए कि आगमन विधि किसने दिया है, और जो ऑप्शन में 4 ऑप्शन होते हैं उसमें अगर दिया हो फ्रांसीसी बेकन ने, अगर वहाँ ऑप्शन दिया तो वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर वो नहीं दिया रहेगा तब आप अरस्तु को सही कीजिएगा, और आगमन तथा निगमन विधि पूछेगा तो अरस्तु कीजिएगा। ऑप्शन में जरूर फ्रांसीसी बेकन दिया हुआ होगा। तो ये थी इसकी मेथड। उसके बाद हम देखते हैं कि सतत व्यापक मूल्यांकन। सतत मतलब वो लगातार चलते जा रहा है, व्यापक मतलब बड़ा, और जो इवोल्यूशन है मूल्यांकन हो रहा है। इसमें जो छात्रों की विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली होती है, जिसमें छात्र जो होते हैं, छात्र के विकास के सभी पक्षों को शामिल किया जाता है। शैक्षिक पक्ष और सशैक्षिक पक्ष दोनों इसमें शामिल होते हैं। इसमें जो अधिगम होता है, अधिगम के सभी क्षेत्र मौजूद होते हैं, जैसे कि मैंने बताया संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोगत्यात्मक क्षेत्र सभी शामिल होते हैं। और इसमें बच्चों की कमजोरी का पता कर सुधार करना होता है सतत व्यापक मूल्यांकन में। उसके बाद आता है इंद्रियां आधारित शिक्षण सहायक सामग्री, जो कि 4 होते हैं। पहला श्रव्य सामग्री है, दूसरा दृश्य सामग्री है, तीसरा श्रव्य दृश्य सामग्री, और चौथा जो है वो क्रियात्मक सामग्री है। श्रव्य सामग्री यानी कि सुनने से संबंधित है, इसमें रेडियो आता है, टेलीफोन आएगा, मतलब जो आप सुनकर जिसे करते हैं वो श्रव्य सामग्री होता है। दृश्य सामग्री जो विजुअल एड्स होते हैं, जो कि देख के, जैसे श्यामपट्ट हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सब दृश्य सामग्री होते हैं। और जो तीसरा होता है वो होता है श्रव्य दृश्य सामग्री। ऑडियो विजुअल एड्स जो होता है उसमें जो आते हैं, यानी कि जो हमें दिखता है और सुनाई देता है, दोनों होता है, वो शिक्षण सहायक सामग्री यहाँ पर होती है, जिससे कि हम चलचित्र यानी कि फिल्म ले लेते हैं, टेलीविज़न ले लेते हैं, कंप्यूटर ले लेते हैं, ये सब हो जाता है श्रव्य दृश्य सामग्री। और चौथा जो होता है वो क्रियात्मक सामग्री होता है। तो यही सारे आपको ये संपूर्ण पेडागोजी इसमें आ गई है, जितना इसमें मैंने पढ़ाया। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक जो जितने मैंने टाइप बताया हर टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, एग्ज़ाम में जाने से पहले अच्छे से देख लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।